नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में कुछ कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। नौ संकल्प शिविर शिरडी में अजित पवार की पार्टी की, जिसको अब असली एनसीपी ही कहा जाता है, कहा जा रहा है, सीटें भी उसी के पास है। अजित पवार के सामने एनसीपी में बगावत हो रही है। तीन चार कड़ियां हैं, समझिएगा। अजित पवार के सामने बगावत। अजित पवार के दो मजबूत नेता दोनों संकट में हैं, दोनों नाराज हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसी बीच ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या फडणवीस और शाह अब सीधी टक्कर में आमने सामने आने वाले हैं। ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है और ये एनसीपी यानी अजित पवार की पार्टी में बगावत से इसका क्या ताल्लुक है, यही समझेंगे। बहुत छोटी सी चर्चा रखेंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले संतोष को जरा जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। संतोष पाठक, संतोष, स्वागत है आपका। मैं पूरी खबर बताता हूं, जरा आपको गौर से समझिए, क्योंकि आपने कवर किया है, इन सबको बड़े नजदीक से देखा है। शिरडी में नौ संकल्प शिविर एनसीपी की, अजित पवार की पार्टी की, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, महानगर पालिका के चुनाव, उसको लेकर के, उसकी तैयारियों को लेकर के 2 दिन का शिविर था, शनिवार और रविवार, 2 दिन। पहले ही दिन छगन भुजबल पहुंचते हैं। 2 दिन का शिविर होता है, लेकिन 2 घंटे में बाहर आ जाते हैं। 2 घंटे में बाहर आते हैं, उसके बाद जो तेवर दिखाते हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं कि सुनील तटकरे मेरे घर आकर के 2 घंटा बैठे, प्रफुल्ल पटेल ने मुझसे संपर्क किया, सुनील तटकरे ने संपर्क किया, तब मैं आया, बस हो गया, जा रहा। छगन भुजबल को समझने के लिए, छगन भुजबल कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, अजित पवार से बहुत सीनियर लीडर है। अजित पवार को तो शरद पवार की एक राजनीतिक पाठशाला में पढ़ने का मौका मिला, तो बचपन से ही राजनेता हो गए। लेकिन छगन भुजबल तपे तपाए जमीन पर जूता रगड़ करके नेता बने। उनकी नाराजगी तब शुरू हुई थी, ये पूरी स्टोरी एक बार मैं बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मंत्री नहीं बनाया गया छगन भुजबल जैसे सीनियर लीडर, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस, मतलब भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अब के महाराष्ट्र के देवा भाऊ, जो नरेंद्र के बाद देवेंद्र वाले देवेंद्र, वो छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। लेकिन अजित पवार ने छगन भुजबल का सम्मान नहीं रखा, सम्मान नहीं किया। अब पहला पॉइंट ये नोट करिएगा। दूसरा, धनंजय मुंडे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। वाल्मीकि कराड उनका बहुत खास आदमी है, बहुत करीबी। वो एक सरपंच के हत्या के मामले में फंस गया, वहां पर वसूली थी, उगाही थी, एक्सटॉर्शन की बात थी, बहुत सारा, बहुत बड़ा पेचीदा मामला। पूरे महाराष्ट्र में इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वाल्मीकि कराड गिरफ्तार हो गया। इस्तीफे का लगातार दबाव बन रहा है चारों तरफ से, और चर्चा यह भी है कि अजित पवार जब देखेंगे कि वो फंस रहे हैं तो इस्तीफा भी दिलवाएंगे। इसी बीच में आज अभी पिछले सप्ताह की बात बताऊं, मतलब इसी सप्ताह की शुरुआती दौर की बात, धनंजय मुंडे छगन भुजबल से मुलाकात करते हैं। अब सोचिए, धनंजय मुंडे संकट में, छगन भुजबल ऑलरेडी जो है नाराज है, इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। इन दोनों की मुलाकात के बाद छगन भुजबल कहते हैं कि क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है धनंजय मुंडे का, देवेंद्र फडणवीस इसकी जांच करवाएंगे ईमानदारी से, जो सामने आएगा देखा जाएगा, तब आप अभी क्यों इस्तीफा मांग रहे हो। और धनंजय मुंडे कहते हैं छगन भुजबल बहुत वरिष्ठ हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं, इसलिए मैं उनसे मंत्रालय के कामकाज को समझने गया। अब इस लिंक को देखिए। अब फिर कुछ बातें मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं दर्शकों से माफी मांग के, क्योंकि फिर इसके और पहलू संतोष बताएंगे कि उनके समीकरण दिल्ली से मुंबई तक क्या उन्होंने देखे। अब ये जो मैंने कहा फडणवीस और क्या शाह सामने आएंगे। शिंदे को मुख्यमंत्री की शपथ लेने में जो इतनी देरी हुई थी, तमाम भाजपा के भीतर के जानकार यही कहते हैं कि अमित शाह शिंदे को, फडणवीस को नाको चने चबवा करके शपथ दिलवाना चाहते थे। शिंदे को पता था वो सीएम नहीं बन पाएंगे, लेकिन बार बार रूठना, कुछ ऐसे करीबी संबंध है शिंदे और शाह के। अब जब फडणवीस ने शिंदे की बजाय
उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को भाव देना शुरू किया, सम्मानजनक संवाद एक दूसरे के बीच शुरू हुआ। राजनीति में तो एकदम ओछा जो वार्तालाप होते हैं, ओछे जो है आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जब सम्मानजनक संवाद शुरू हुआ, उद्धव ने फडणवीस के बारे में सम्मानजनक शब्द और सम्मानजनक बातें शुरू की, फडणवीस ने उद्धव को लेकर के कि हाँ हमारे जो है दुश्मन भी नहीं है, दोस्त हुआ करते थे, अब साथ नहीं है, संभावनाएं होती हैं कुछ भी। तब होती है एंट्री अमित शाह की और कहते हैं पीठ में छुरा भोंकने वालों को सही जगह पर जनता ने पहुंचा दिया है। जब चुनाव खत्म हो गए, फडणवीस और उद्धव के संबंध अच्छे होने लगे, एक दूसरे का सम्मान करने लगे, बुके देने लगे, आदित्य भी मिलने जुलने लगे, तब अमित शाह को ये बयान देने का क्या औचित्य था कि पीठ में छुरा भोंकने वालों को सही जगह पे पहुंचा दिया गया है। शरद पवार गद्दार हैं, जब अजित पवार निपट रहे थे तो शरद पवार गद्दार हैं। ये साबित करता है कि अमित शाह, अजित पवार और शिंदे इन दोनों के साथ कंफर्टेबल हैं, इन दोनों के जरिए महाराष्ट्र में लगाम खींचे रहना चाहते हैं। फडणवीस राजनीतिक सुचिता और अच्छे संवाद के साथ फडणवीस और शरद पवार को भी राजनीति में, सियासत में आगे की संभावनाओं में जोड़े रखना चाहते हैं। आगे की संभावनाओं में, मैं नहीं कह रहा हूं खेल हो जाएगा रातों रात, आगे की संभावनाओं में जोड़े रखना चाहते हैं। अब मैं आता हूं संतोष पर, फिर और कुछ तथ्य हैं मैं बताऊंगा आगे। संतोष, ये महाराष्ट्र में सरकार प्रचंड बहुमत वाली है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार में ऐसी क्यों, ये कहते हैं लकड़ीबाजी देसी में, ये लकड़ीबाजी क्यों हो रही है? देखिए आशीष जी, ये लकड़ीबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि जो प्रचंड बहुमत लेके आया है उसका श्रेय किसको देना चाहिए, पहली बात। और जो प्रचंड बहुमत लेके आया है उसने एक तरह से दावेदारी जता दी है कि अब गद्दी खाली करो। आपने सुना होगा कि जनता आती है, तो अब ऐसा नहीं, अब तो ये होगा कि गद्दी खाली करो, मैं आ रहा हूँ। तो ये जो मैं आ रहा हूँ, इस मैं को रोकने के लिए, और जो देवा भाव जो आपने कहा, क्योंकि बिल्कुल ठीक उसी तरह से मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊंगा कि बिल्कुल इसी तरह से 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने उस तरह की भूमिका बनानी शुरू कर दी। पत्रकारों को कहा जाता था, आप उस तरह के सवाल पूछिए। पत्रकार उनसे पूछते थे कि नरेंद्र जी आप दिल्ली जाएँगे कि नहीं जाएँगे? तो कहे मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता जी हूँ जी, पार्टी ने सेवा करने को कहा, पार्टी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ चला गया, हरियाणा चला गया, हिमाचल चला गया, पार्टी ने गुजरात भेज दिया। अब पार्टी आदेश देगी, दिल्ली कहेगी दिल्ली जाके सेवा करो, तो मैं दिल्ली जाने को भी तैयार हूँ। अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल इसी स्टाइल में। शब्दों का थोड़ा बहुत हेर-फेर था और मुस्कुराने का अंदाज का थोड़ा बहुत हेर-फेर था। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी अंदाज में कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा अध्यक्ष बनेंगे? तो उन्होंने कहा मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी आदेश देती है, पार्टी ने कहा डिप्टी सीएम बन जाओ, तो पहले डिप्टी सीएम बन गया, फिर सीएम के लिए कहा तो सीएम बन गया। पार्टी कहेगी दिल्ली जाके बन जाओ, तो मैं दिल्ली भी जाने को तैयार हूँ। तो उसी को रोकने के इर्द-गिर्द, क्योंकि जाने वाला आदमी ये चाहता है कि मैं अपने आदमी को कमान सौंप के जाऊँ ताकि मेरी जो फाइलें हैं वो खुले ना। ये सबसे बड़ा डर है, क्योंकि विरोधी दल को तो एक बार आप सेट कर सकते हो कई तरीकों से, लेकिन अपने ही साथी जो होते हैं ना, वो बड़े अंदाज से फोटोकॉपी करके रख लेते हैं और वो सही समय आने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी चीज पे आइए, धनंजय मुंडे जो छगन भुजबल के पास गए, उनको पता है कि आज की तारीख में उनकी जान कौन बचा सकता है। देवेंद्र फडणवीस यानी मुख्यमंत्री के साथ कौन सीधे मिला हुआ है? अजीत पवार बचाने की हालत में है नहीं, छगन भुजबल बचाने की हालत में है, तो वो उनके शरणम गच्छामी चलेंगे। और जहां तक मंत्रालय के कामकाज का जिक्र है, तो मैं याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो मनमोहन सिंह के यहाँ भी गए थे वो, ये कहते हुए कि मैं कामकाज सीखने गया था। जब क्यों नहीं मनमोहन सिंह को नौसिखिया कहते थे, रेनकोट पहनकर नहाने वाला कहते थे, पता नहीं किस किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया। अगर उस बयान को देखा जाए तो मुझे लगता है 10 घंटे का शो हमें करना पड़ेगा जो उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में कहा था। तो इसलिए उसको हम अलग रख देते हैं। लेकिन अब सोचिए कि ये समीकरण क्या बन रहे हैं, ये समीकरण बहुत दिलचस्प बन रहा है। एनडीए गठबंधन में शामिल इकलौता दल अजीत पवार वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जिनको चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने असली पार्टी कहा, असली चुनाव चिन्ह दे दिया घड़ी वाला। वो इकलौती पार्टी है आशीष जी जो एनडीए में शामिल होने के बावजूद केंद्र में मंत्री नहीं बना। केंद्र की मोदी सरकार में उनका मंत्री नहीं है। लोकसभा में सिर्फ एक सांसद जीत के आए थे, सुनील तटकरे। उनके मंत्री बनने की बात आई तो फिर प्रफुल्ल पटेल ने दावा जता दिया। अब प्रफुल्ल पटेल जो थे, वो शरद पवार के सारे राज जानते थे। प्रफुल्ल पटेल के बिना अजीत पवार पार्टी तोड़ नहीं सकते थे। तो अब ये हुआ कि चलिए प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बना देंगे, लेकिन उनका रास्ता कैसे रोका गया? फिर बीजेपी ने फॉर्मूला बता दिया
कि हमने नीतीश के फॉर्मूले से इतने लिया, इतने सांसद बटा इतने होंगे, तो एनसीपी के कोटे से चूंकि एक सांसद है तो आधा मंत्री मिल सकता है, तो एमओएस का दर्जा मिल सकता है। अब प्रफुल्ल ने कहा कि मैं मनमोहन सरकार में इससे बड़े मंत्री पर रह चुका हूं, तो अब मैं एमओएस तो बनूंगा नहीं। तो आपको यहाँ धनंजय मुंडे नाराज आ रहे होंगे, छगन भुजबल जरूर नाराज आ रहे होंगे, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे प्रफुल्ल पटेल को मत भूलिएगा। प्रफुल्ल पटेल साहब को मैं उस समय कवर करता था जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और दिल्ली में एनसीपी का सारा खर्चा, सारा हिसाब किताब वही देखते थे। बीडी मार्ग पे एनसीपी का कार्यालय हुआ करता था। और इससे भी दिलचस्प बात बताऊं मैं अपने दर्शकों को, कि शरद पवार के घर खाना नहीं बनता था। शरद पवार जो खाना खाते थे, यानी ब्रेकफास्ट करते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे, वो सब कुछ प्रफुल्ल पटेल साहब के घर से बनकर जाया करता था। तो इस तरह का रिश्ता उनका हुआ करता था। तो प्रफुल्ल पटेल अपनी नाराजगी जता नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में है कि मंत्री नहीं बन पाया। अगर अजीत पवार चाहते, थोड़ा सा अड़ जाते तो मंत्री बना जाते, लेकिन मंत्री बन नहीं पाया। और दूसरी बात मैं हमेशा मानता हूं, मैंने इससे पहले भी एक शो में कहा था, कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आप ये मानकर चलिए कि दोनों डिप्टी सीएम में से एक ना एक डिप्टी सीएम पे शुरुआत में पहले कोई बड़ा गंभीर आरोप लगेगा, चाहे वो 15 दिन में लगे, 1 महीने में लगे, 3 महीने में लगे, और फिर उनको इस्तीफा देने को कहा जाएगा। क्योंकि जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई दरअसल दिल्ली की लड़ाई है, बड़े नेताओं की लड़ाई है। इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस ये जुटे हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई एक बड़ी राजनीतिक बलि लेगी, और वो बड़ी राजनीतिक बलि दोनों डिप्टी सीएम में से किसी एक की होगी, चाहे वो एकनाथ शिंदे जाए, चाहे वो अजीत पवार जाए। ये बात तो बिल्कुल तय है। अब ये एनसीपी का पूरा समीकरण समझिए। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तमाम नेताओं को साधना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को साध लिया था। एक दौर ऐसा आ रहा था, मुझे याद है, मैं उन नेता का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लिस्ट लेकर कांग्रेस के आलाकमान के पास गए। स्वर्गीय हो चुके हैं वो नेता, उनके पास लिस्ट गई, वहां से जब निकल के लिस्ट आई ना, तो उसमें 45 नाम ऐसे थे कि उस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई मैं तो पूर्व सीएम का बेटा रहा हुआ हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं एक एक ब्लॉक अध्यक्ष तक को जानता हूँ, ये 40-44 नाम कहां से आ गए मुझे पता नहीं। तो एक जमाने में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट भी नरेंद्र मोदी तय करते थे। देवेंद्र फडणवीस अब ये चाहते हैं कि वो शरद पवार से रिश्ते इतने अच्छे कर ले, उद्धव ठाकरे से रिश्ते इतने अच्छे कर ले, कि जब उनको दिल्ली की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में नंबर की जरूरत पड़े, समर्थन की जरूरत पड़े, तो इनमें से कोई विरोध ना करे, कम से कम कोई पोल खोलता हुआ नजर आए। अमित शाह इस बात को बखूबी समझते थे। इसी श्रेणी में जहां अभी एनसीपी का, अजीत पवार साहब वाली एनसीपी का जो सम्मेलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सम्मेलन हुआ। अमित शाह बखूबी जानते थे। शब्दों पे गौर कीजिएगा, 1978 से बेईमानी की शुरुआत शरद पवार ने की। 1978 से, जिस सरकार में शरद पवार ने गिना दिया कि जनसंघ के कितने मंत्री शामिल थे, फिर वो कह रहे कि उद्धव ठाकरे। अब शरद पवार ने उनको याद दिला दिया कि भैया तड़ीपार गृह मंत्री हो, जब तड़ीपार किया गया था तो इसी मुंबई में आए थे, बाला साहब ठाकरे से मदद मांगने गए थे, अब उनके बेटे उद्धव ठाकरे को गरिया रहे हो। ये गद्दार कह के आपने कहीं देवेंद्र फडणवीस और उन दोनों नेताओं के बीच में जो समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा था, उसको तोड़ने की आपने कोशिश की। दूसरी बात, ये पूरा मसला आप समझिए कि मराठा आरक्षण और ओबीसी राजनीति इससे भी जुड़ा हुआ है। छगन भुजबल क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए या देवेंद्र फडणवीस के लिए, वो इस बात से समझिए कि नरेंद्र मोदी भी गाहे बगाहे हर मंच पर ये बताते नजर आते हैं कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, ओबीसी नेता हूं मैं। अब देवेंद्र फडणवीस ओबीसी तो नहीं है, लेकिन ओबीसी का नेता, एक कद्दावर नेता तो चाहिए जो आगे उनके रास्ते को और अच्छी तरह से मजबूती से साफ करते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र अब एक भूल भुलैया हो गई आशीष जी। कौन कब किसके साथ है, कौन कब किसके खिलाफ है, कौन किसकी तारीफ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कौन किससे मिलने जा रहा है तो क्यों मिलने जा रहा है। और इस भूल भुलैया वाली राजनीति में अजीत पवार इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस दिन शरद पवार ने कोई बड़ा दांव चल दिया, इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि जिस दिन शरद पवार के पास कुछ देने के लिए आ गया, यानी एनसीपी के इन विधायकों और सांसदों को अगर वो कुछ देने की हैसियत में आ गए शरद पवार, तो फिर अजीत पवार के साथ कोई नहीं रुकेगा। और मैं आपको याद दिलाऊं, स्वर्गीय प्रमोद महाजन साहब का एक बयान था जब वो लोकसभा चुनाव हारे, तो लोकसभा चुनाव जब उनसे पूछा गया कि अरे भाई आप तो भाजपा के चेहरे हैं, भाजपा के भविष्य हैं, आप लोकसभा चुनाव हार गए, तो उसने कहा देखिए गणित सीधा सीधा समझिए, कांग्रेस और शरद पवार दोनों एक हो गए, तो मैं हार गया। तो कह रहे शरद पवार साहब को बुला क्यों नहीं लेते हो, तो कह रहे हमारे पास देने के लिए नहीं है ना, हम केंद्र की सत्ता में नहीं है। अगर हम केंद्र की सत्ता में होते और शरद पवार साहब को हम कुछ दे सकते तो शरद पवार साहब हमारे साथ होते। तो अभी भी अगर समीकरण इक्वेशन बनेगा कि इन फ्यूचर देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार या उनकी बेटी
सुप्रिया सूले को कुछ देने की हैसियत में होंगे, महाराष्ट्र की गद्दी की बात नहीं कर रहा हूं मैं दिल्ली की गद्दी की बात कर रहा हूं कि कुछ बड़ा पद देने की हैसियत में अगर देवेंद्र फडणवीस होंगे तो शरद पवार साहब शायद 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाएंगे पाला बदलने के लिए। तो ये तमाम रस्साकसी है और ये पूरी जो रस्साकसी है 2029 के लिए की जा रही है। मैं फिर आपको बता दूं कि अभी एक कहते हैं ना कि नाइट वॉचमैन जो आता है क्रिकेट के लैंग्वेज में कहा जाता है, तो अभी जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा भारतीय जनता पार्टी का 3 साल का कार्यकाल होगा। 2025 जनवरी के एंड तक बनेगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में बनेगा। वो 2028 जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक तक एक नाइट वॉचमैन की तरह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेगा। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2028 के जनवरी फरवरी में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 ही वेन्यू होंगे 2028 की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, या तो दिल्ली में होगी या मुंबई में होगी। तो उस समय देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे और उससे पहले उनके रास्ते रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है। और ये राजनीतिक बवाल यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको आरएसएस से आशीर्वाद मिला हुआ है, संघ का समर्थन मिला हुआ है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन चुका है, बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत की सरकार है, 1-2 सहयोगी चले भी जाए तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो केंद्र की सत्ता में बैठा हुआ है, जो प्रधानमंत्री तो नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन दोनों ही पदों के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो सरकार भी चला रहा है, वो पार्टी भी चला रहा है, जांच एजेंसियां भी उसके पास है, और वो ये भी चाहता है कि आने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो मेरा व्यक्ति हो, वो नागपुर का व्यक्ति ना हो, क्योंकि नागपुर का व्यक्ति आएगा तो पूरा कहते हैं ना घर के सारे बल्ब बदल देना। तो पहले भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय के सारे बल्ब बदलेगा, उसके बाद मंत्रियों से कहेगा कि आइए पार्टी कार्यालय हिसाब दीजिए कि आप क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या आपने काम किया है अब तक। बस वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाएगी ऐसे जी। ये कुल मिला करके, लेकिन इसमें खेल यहीं पर नहीं। इतने प्रचंड बहुमत वाली सरकार में अगर गाहे बगाहे, अभी शुरुआती दिन है, अभी कितना जुमा जुमा 7 रोज हुआ सरकार बने, इतनी जल्दी अगर तमाम उठापटक, एक नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस चर्चा को यहीं पर विराम देते, लेकिन बताऊं अजित पवार की एनसीपी भी देवेंद्र फडणवीस को असहज करने का मौका छोड़ नहीं रही है। देवेंद्र, अब इसीलिए इस पूरे चक्रव्यूह को समझना है कि क्या पवार, शाह, शिंदे एक तरफ है फडणवीस को घेरने के लिए, और फडणवीस घिरे ना, फडणवीस सारे चक्रव्यूह तोड़ दें, उसकी वजह से वो अपने राजनीति के नए आयाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नई डायमेंशन खोल रहे हैं। इसको समझने के लिए अदिति तटकरे, सुनील तटकरे की पुत्री हैं और मंत्री हैं फडणवीस की सरकार में अजित पवार के पार्टी से। उन्होंने जो बहन वाला योजना है, लाडली बहना योजना की तर्ज पर, वहां पर लाडली बहना योजना, उसमें अब जो तमाम उसके लाभार्थी महिलाएं थी उनसे पैसा वापस मांगा है। यह भी एक बड़ी खबर मैं इस समय बता दूं, इसी शो में उनसे पैसा वापस मांगा है कि जो भी महिलाएं, उसमें बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है, जिनके पास 4 व्हीलर है। ये अब जो नया क्राइटेरिया आ रहा है लाडली बहना योजना का, उसमें 60% तो मान लीजिए आप 50% तो छटने वाली है महिलाएं। लेकिन जब ये चुनाव हुए विधानसभा के चुनाव से पहले जिलाधिकारियों को, डीएम को निर्देश दिया गया था कि जो भी एप्लीकेशन भरते सबको लाभार्थी बनाओ, सबको दो, सबको बांटो, दोबारा आना है, हमें सरकार बनानी है। अब अदिति तटकरे का विभाग है, वो ओपनली उन्होंने पब्लिक शो में कहा है, ये पब्लिक के बीच में सरकारी कार्यक्रम में, कि जो भी नाजायज लाभार्थी हैं, जिन्होंने जो है जो उसमें नहीं थे, योग्य क्राइटेरिया में नहीं फिट थे और उन्होंने लाभ लिया है, उन सबसे रिकवरी होगी, वो सब पैसा वापस कर दे, खुद वापस कर दे, ज्यादा अच्छा है। इसके जवाब में शरद पवार की पार्टी ने कहा है कि हम प्रदेश में आंदोलन छेड़ देंगे अगर आप वापस पैसा लोगे तुम लोग। तो यही बात मैंने कहा कि अब समझिए, इसको ऐसे फिर इस खबर को भी जोड़िएगा कि अजित पवार की पार्टी भी और अजित पवार भी फडणवीस को असहज करने में पीछे नहीं है। अगर लाभार्थियों से पैसा वापस लेना था तो यह ऐलान किसका था? ये एकनाथ शिंदे का ऐलान था, मुख्यमंत्री थे। अभी मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। एकनाथ शिंदे या तो कहे कि हमने गलत को दे दिया था, वापस कर दो भाई, हम मुख्यमंत्री थे, या फडणवीस वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये कह दे कि जिनको जो लाभार्थी बने नाजायज तरीके से वो पैसे वापस करें।
आशीष जी, इसमें एक चीज और भी है। अजीत पवार की पार्टी का ये दिल्ली दरबार की पुरानी आदत है। ये बड़ा दिलचस्प मैं तथ्य आपको बताऊं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। पहली बात तो ये जो भी सरकारी योजना की घोषणा करते हैं उसमें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उतार देते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया जाता है। जैसे आयुष्मान भारत है, तो हम लोग नोएडा गाजियाबाद रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो इनको टारगेट होता है, अरे बना लो 50 बना लो, हर कार्यकर्ता 100 बनाएगा, 150 बनाएगा। उस समय ये कोई नियम कायदे कानून नहीं देखते, क्योंकि चुनाव नहीं जीतना होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी यही हुआ। पुरजोर तरीके से पार्टी कैडर का इस्तेमाल करके बनाया गया। बाद में कहा गया जिन्होंने गलत तरीके से लिया उनसे वापस ले लिया जाए। यहाँ भी आप देखिए कि इसी तरह की चीजें की जा रही है, और मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। बहुत पहले 2-3 योजनाएं आई थी। दुर्घटना वाली योजना थी, प्रधानमंत्री दुर्घटना योजना, अटल पेंशन योजना। तो उस समय जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया को मैं मैच करता था, और मेरे जैसे करोड़ों लोग मैच करते थे। उन सब लोगों ने अटल पेंशन योजना ले ली। कुछ सालों बाद क्या किया कि सरकार ने क्राइटेरिया बदल दिया कि आप अगर आईटीआर भरते हो, ये भरते हो, तो आप उसमें नहीं आओगे। अब बताइए कि जिसने 10 साल उस पेंशन योजना में अपना भुगतान कर दिया, एक तरह से सरकार तो ठग ही रही है ना। तो जब आप फॉर्म भरवा रहे हो तो क्राइटेरिया उसी टाइम डाल दो कि भाई ये क्राइटेरिया। आज आयुष्मान भारत जो योजना है, कई हजारों लोग बना चुके हैं, क्योंकि बनाते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, बना देते हैं। बाद में इलाज करवाने जाते हैं तो पता लगता है कि नहीं, आप तो क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, और गलती से आपने इलाज करवा लिया तो आप समझिए कि आपके ऊपर फॉर्जरी का मुकदमा चल जाएगा, केस चल जाएगा। तो ये दिल्ली दरबार की पुरानी आदत है। इसमें देवेंद्र फडणवीस नहीं, ये दिल्ली दरबार की पुरानी आदत है, जो नहीं, उन्होंने वही पास मैं ऑन कह कर रहा हूँ। दिया है अजीत पवार की तरफ, कि देखो इस तरह तो का भी वही खेल खेल सकते हो। खेल सकते हो। वही जो आपने कहा, बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर है। लेकिन जनता को ये नेता ठगते थे, तब तक चलो जनता तो ठगी जाती रही है, आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर ठग ठग को ठगने निकल पड़ा तो कौन ठगा जाएगा, ये कल बताएगा आने वाला। हमें इजाजत दीजिए, महाराष्ट्र की ये जो ताजा तस्वीर है इस वक्त की खबर के साथ हमने आपको बता दी। नमस्कार। नमस्कार।